फोर्स एंड पावर ड्यू टू मूविंग कंडक्टर। गतिमान चालक के कारण लगने वाला बल और व्यय ऊर्जा, पावर, शक्ति। हाँ, तो मान लीजिए ये दो रेल हैं। क्या है ये? रेल हैं। रेल समझते हो, जिस पर ट्रेन चलती है, और उस पर एक रॉड रखा गया है। क्या रॉड रखा गया है? और ये रॉड जो है इसी रेल पर खिसकाया जाएगा। ठीक है, खिसकाया जाएगा। तो निश्चित है कि इस पर रॉड और इस रेल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, घर्षण बल कार्य करेगा। लेकिन यहाँ हम एफएस को मान लेते हैं क्या? नेग्लिजिबल, उपेक्षणीय मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ठीक है, उपेक्षणीय मान लेते हैं। अच्छा, मानता हूं कि एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बी ग्रीन बोर्ड या आपकी कॉपी नोटबुक के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। समझ गए? ये बी, ठीक है। और इस रेल से एक रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। ओके, और ये जो आपका रॉड है जिसका लेंथ वेक्टर एल है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? आर। क्या है इसका रेजिस्टेंस? आर, स्मॉल। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कहानी जो लिखी जाती है। आप न भी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझने वाले समझेंगे कि ये बी है, या फेस इसका जो है नेग्लिजिबल है। हाँ, और इसका लेंथ वेक्टर कितना है? एल है। या ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? स्मॉल आर। ओके, जब हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी नॉट से आगे की तरफ घुमाएंगे, देखिए ये क्लोज्ड एरिया है ना। तो इस क्लोज एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज होगा कि नहीं? चाहे लेफ्ट ले जाए चाहे राइट ले जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा ना। अब जरा देखिए, बी अंदर की तरफ, यल बी यल परपेंडिकुलर हुए कि नहीं? और भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे सिंस, इसके पहले आप कॉन्सेप्ट आप लोग देख चुके हैं। वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर एल एंड वेक्टर एल इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, सो इज इक्वल टू ई वी एल। ओके, पढ़ चुके हैं ना, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब बेटा जरा देखो कि ये चल रहा है कैसे? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ध्यान दो, तो ऐसे चल रहा है। अगर इसको हम ऐसी तरफ मोड़े तो धारा कैसे बहेगी? ऐसे बहेगी ना? नहीं बहेगी, धारा ऐसे बहेगी। ये जो करंट है आई, ऐसे जो है ये करंट आई ऐसे फ्लो करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो ये क्लोज सर्किट है। क्या है ये? अब जो धारा कैपिटल आर ओम रेजिस्टेंस बह रही है, वही धारा इस रॉड में भी बह रही है। बोलो बेटा, बह रही है ना। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये क्या है? ये क्या है? ये सीरीज में है।
देखो हम इसको ऐसे भी समझने के लिए कर सकते हैं, जरा देखो देखो जब ये इसको इधर घुमाएंगे ये सेल की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति? सेल की भांति व्यवहार करेगा। मतलब कि इसको पतला करने क्या ऐसे कर लूं, ठीक है, इस सेल की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति? ये प्लस ये माइनस, ठीक है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? आर। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आर। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर किसमें हुए? सीरीज में हुए। तो आर ई कितना हुआ बेटा? आर ई बराबर कितना हुआ? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हुआ। इसमें धारा कितनी बही बेटा? धारा कैसे बही? ई अपान आर ई बराबर ई वी एल अपान क्या कहें, बी वी एल है ना ये बी वी एल अपान आर प्लस स्मॉल आर। आई निकल गया, एनी प्रॉब्लम? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया आपका आई निकल गया। हमको क्या निकालना है? फोर्स। क्या? जब बताओ किसी मैग्नेटिक फील्ड में ना कोई रॉड मूव करता है, कोई रॉड, कौन कैसा रॉड? मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ? अब इसमें धारा बह रही है, इसमें क्या हो रही है? धारा बह रही है। बोल बेटा। अब हम बताओ अगर इसमें धारा बह रही है और ये राइट हैंड साइड में मूव कर रहा है ना, इस पर एक फोर्स कार्य करेगा, इस पर एक फोर्स कार्य करेगा। जरा फोर्स का डायरेक्शन बताओ। फोर्स का डायरेक्शन बताओ। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सोच के बताओ, बताया गया है, बताओ पहले। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड ना, इसमें हमने कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, इसमें आई धारा बह रही है, इस पर फोर्स किधर कार्य करेगा? फोर्स अंदर की तरफ, सॉरी फील्ड अंदर की तरफ, धारा अंगूठे की तरफ, फोर्स इधर कार्य करेगा। यानी इस पर एक फोर्स जो है एफएम, इस पर एक फोर्स एफएम इधर कार्य करेगा, करेगा कि नहीं? बोलो। और एफएम बराबर क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा होता है कि नहीं? इसको वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे भी सकते हैं कि एफएम बराबर, सुनिए, बी एल साइन थीटा क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस एल। बोलो भाई, वेक्टर बी क्रॉस एल डॉट आई ना, कर सकते हैं कि नहीं? बराबर आई बी एल साइन थीटा। थीटा कितना है? बी और एल के बीच का एंगल कितना है? बी नीचे एल ऊपर 90 डिग्री, बराबर आई बी एल साइन 90 बराबर आई बी एल। एफ एम हमको मिल गया, लगने वाला बल एफ एम हमको मिल गया। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात ये बताइए हमको, एफएम तो इधर लग रहा है, किधर? बाईं तरफ। अगर हमको इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है, इतना ही बल हमको
राइट हैंड साइड में लगाना पड़ेगा, एफएम के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इफ या टू कीप वी नॉट कांस्टेंट, वी नॉट को नियत रखने के लिए ना you have to apply what? External force, and external force in opposite to FM, in opposite direction of FM, and F external should be what? FM, मतलब एफएम के विपरीत दिशा में हमको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या है ना, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो बेटा। और जब नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। बोलो भाई, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब देखो इन दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर हम कह दें एफएम माइनस एफ एक्सटर्नल बराबर 0, या इसको हम यह भी कह सकते हैं कि हमको नेट फोर्स क्या करना होगा? 0 करना होगा। इसकी भाषा हम थोड़ा सा न्यूटन फर्स्ट लॉ के रूप में कर दें, टू वी नॉट कांस्टेंट ना, the net force on the rod, net force on the rod what should be 0। बोलो 0 होना चाहिए कि नहीं? So we have to apply and external force which magnitude is equal to Fm and direction equal to Fm and direction should be in opposite of what? Fm, यानी Fm प्लस माइनस एफ एक्सटर्नल क्या कर देंगे? 0, यानी एफ एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा? एफएम। बोलो बेटा, यानी एफ एक्सटर्नल बराबर भी क्या आ गया? क्या आया? IBL। क्या आया? IBL। ओके, पर इतना नोट करिए, ब्लैक बोर्ड पर जगह नहीं है। हिंदी समझ रहे हैं ना कि राड के वेग को नियत रखने के लिए राड पर लगने वाले तुल्य बल का मान 0 करना होगा। इसके लिए हमें एक बाह्य बल आरोपित करना होगा जिसका परिमाण Fm के
बराबर होगा, लेकिन उसकी दिशा FM के विपरीत होगी। लिख लेंगे हैं? चलिए, अब फोर्स तो निकल गया भैया। फोर्स क्या निकल गया? Fm बराबर F एक्सटर्नल बराबर IBL निकला। अब I का मान बेटा यहां से रख दो, I का मान यहां से रख दो। तो I का मान कितना है लाल? BL अपान R प्लस R इंटू BL ना, यानी कितना हो गया ये? FM बराबर बताओ B स्क्वायर L स्क्वायर D स्क्वायर L स्क्वायर V। एक बात बताओ, गलत कर रहा हूँ बार बार, यहाँ V नॉट होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? V नॉट अपान R प्लस R। अच्छा ये बताओ बेटा, अगर ये हम एक्सटर्नल फोर्स न लगाते या एक्सटर्नल इधर न लगाते या एक्सटर्नल अगर हम न लगाते तो क्या होता? अगर इस फोर्स को हम न लगाते, ये जो लॉरेंज फोर्स है ये धीरे धीरे रॉड के वेलोसिटी को घटाता, रिड्यूस करता, और लास्ट में क्या होता? रॉड रुक जाता। बात समझ गया कि नहीं? अगर हम यह एक्सटर्नल न लगाते, FM क्या करता? अरे भाई रॉड जा रहा है इधर, V नॉट स्पीड से जा रहा था, अब जैसे ही चला वैसे FM लग गया। FM क्या हुआ? लॉरेंस फोर्स क्या हुआ? अपोजिट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। ये क्या करेगा? वेलोसिटी को रिड्यूस करेगा, रिटार्डेशन उत्पन्न होगा, मंदन उत्पन्न होगा, बोलो, और लास्ट में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट करने के लिए हमने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है? B स्क्वायर L स्क्वायर V नॉट अपॉन कैपिटल R प्लस R। इतना तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, अब हम I का मान ऐसे ही रख रहे हैं और FM का मान ऐसे ही रख रहे हैं। चलिए, आइए, पावर इनपुट का मतलब इनपुट, जो पावर आप दे रहे हो, जो पावर आप लगा रहे हो, जो आप पावर व्यय कर रहे हो, आपने या एक्सटर्नल लगाया ना, तो पावर इनपुट शक्ति, क्या? इनपुट, पावर इनपुट। जो पावर इनपुट होगा, इनपुट मतलब जो दे रहे हैं, जैसे जो करंट आता है वह क्या है? इनपुट। इसे स्टेबलाइजर में जो करंट आता है वो क्या है? इनपुट। और स्टेबलाइजर जो करंट देता है वो क्या है? आउटपुट ना। तो ये पावर इनपुट किसके कारण है? ड्यू टू F एक्सटर्नल के कारण है ना, बाह्य बल के कारण पावर इनपुट है ना, या इनपुट पावर है। अच्छा, पावर बराबर होता है क्या? W अपान T। अगर मान लीजिए वेरी स्मॉल टाइम dt में, हम देखिए थोड़ा दूर दिखा रहे हैं, अगर बहुत स्मॉल टाइम dt में, हाँ, यह कितना डिस्टेंस तय करता है? dx ना। if rod moves very small distance dx in time dt, then dw बराबर क्या होगा बेटा?
एफ एक्सटर्नल, बोलो बेटा, इंटू dx, बोलो। और P बराबर क्या होगा, dw ओवर dt, कार्य करने की दर ना, तो बराबर क्या हो जाएगा ये एफ एक्सटर्नल ना dx ओवर dt। कोई दिक्कत? अच्छा, एफ एक्सटर्नल कितना है भैया, v स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट अपॉन आर प्लस स्मॉल आर dx ओवर dt, क्या कहेंगे, वी नॉट बराबर क्या हुआ ये P बराबर, ये P क्या है, इनपुट, P क्या है, इनपुट, P इनपुट बराबर हो गया v स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। अब हमको ये देखना है कि क्या जितना P इनपुट है, पावर इनपुट है, क्या उतना ही पावर आउटपुट भी है, आउटपुट पावर भी उतना है। अगर उतना है इसका मतलब एनर्जी क्या है, संरक्षित है, कंजर्व है, एनर्जी क्या है, कंजर्व है। चलो भाई आइए, अच्छा इतना पहले नोट कर लीजिए, ये FM रावण नोट किए ना, हमको याद नहीं रहेगा, बता दे रहे हैं, हम रटते नहीं। चलिए, अच्छा जो पावर आउटपुट है, आपको पावर कहां से मिलेगा, आपको पावर कहां से मिलेगा, इसी रेजिस्टेंस से, लगने दो घंटी, इसी रेजिस्टेंस से मिलेगा ना। अरे भाई रेजिस्टेंस में चाहे बल्ब लगाओ, चाहे पंखा चलाओ, जो भी चलाओ, तो पावर तो आपको यहाँ से मिलेगा ना, यही पावर ले रहे हैं आप, बोलो भाई। तो ये पावर आउटपुट कहाँ से मिलेगा हमको, रेजिस्टेंस से। कहाँ से, रेजिस्टेंस में ही मिलेगा ना, नहीं कहाँ से मिलेगा, रेजिस्टेंस से मिलेगा हमको आउटपुट पावर, ठीक ना। तो P बराबर आप लोग पढ़े हैं, P बराबर I स्क्वायर R, यहाँ बोलो भाई, प्लस यहाँ भी R है स्मॉल r, प्लस I स्क्वायर स्मॉल r। अगर हम I स्क्वायर कॉमन ले लें, R प्लस R होगा कि नहीं बता दो हमको, बोलो। तो I स्क्वायर, I का I बराबर क्या है, V स्क्वायर, I बराबर क्या क्या देखिए, V नॉट L, V नॉट L अपॉन R प्लस R का स्क्वायर इंटू R प्लस R। क्या हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर बी नॉट का स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर। ये पी क्या है, आउटपुट, बोलो बेटा। इनपुट भी जितना आया था, इसका मतलब यह है कि पी जो इनपुट है बेटा, ये क्या है, पी आउटपुट। पी क्या है, आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ, इट डिनोट्स दैट, यह प्रदर्शित करता है कि, इट डिनोट्स दैट, यह प्रदर्शित करता है कि एनर्जी इज कंजर्व, ऊर्जा संरक्षित है। यह प्रदर्शित करता है कि ऊर्जा क्या है, संरक्षित है। अब हो क्या रहा है, जो हम कार्य कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा करके ना, वो क्या है, हम भी तो जब कार्य कर रहे हैं तो एनर्जी बेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बोलो। तो वह हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। क्या है,
अब यहाँ से रेजिस्टेंस जो एनर्जी मिल रही है वो कैसी एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसी है? मतलब भैया इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब यांत्रिक ऊर्जा क्या इज या कन्वर्स लिखो, कन्वर्स बदलती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें तो यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल रही है? वैद्युत ऊर्जा। किसमें बदल रही है? वैद्युत ऊर्जा में। नोट इट प्लीज। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये रेल है, इससे 9 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस रेल पर एक रॉड रखा हुआ है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, और इसका मास कितना है? 1 kg। मास कितना है? 1 kg है। ये v नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, मूव कर रहा है। ये t बराबर 0 समय पर ये यहाँ था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी, ठीक है। अब ये जा रहा है इधर, इस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स, इधर एक्सटर्नल फोर्स हमने यानी किया, तो एक्सटर्नल क्या है? बराबर 0। तो निश्चित रूप से जब ये पीछे इधर की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी घटेगी, इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो कह रहा है कि फाइंड ईएमएफ एंड करंट, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट व्हेन v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड करा है फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 10 सेकंड। पहला तो देखो सब परपेंडिकुलर है b के, b का मान दिया है 0.6 टेस्ला, अपने मन से लिया है हमने सर, ठीक है। तो इज इक्वल टू व्हाट? b l। तो b कितना है भैया? पाला कर रहा हूँ। b कितना है? 0.6। v कितना है? 10। लेंथ कितना है? 1 मीटर। तो कितना हुआ ये? 6 वोल्ट। कितना हुआ बेटा? 6 वोल्ट हुआ। अच्छा, RE कितना हुआ लाल? RE 9 + 1 बराबर क्या? 10 ओम। I इक्वल टू E/RE। E कितना है लाल? 6, और RE कितना है? 10 बराबर 0.6 एम्पियर ना। अब बेटा FM निकाल लो। यार देखो FM कितना है बताओ, फार्मूला बोलो। FM का V² V नॉट का स्क्वायर L स्क्वायर अपान कैपिटल R प्लस। अच्छा मतलब P इनपुट कितना निकाले थे हम या एक्सटर्नल कितना निकाले थे? ये इसका स्क्वायर नहीं रहेगा। तुम इनपुट का पावर, इनपुट पावर आउटपुट का फार्मूला बोल रहे हो, समझ में आया? V² 0.6 का स्क्वायर प्लस V नॉट 10 कहा है, V का हो, जब V बराबर 10, यहाँ V नॉट था शुरू में, यहाँ से V बराबर क्या हो गया? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। L² 1 का स्क्वायर अपान 9 + 1 है ना। 0.36 होगा इसका, इंटू 10/10 कट गया, बराबर 0.36 न्यूटन। बोलो अब बताओ बेटा, यहाँ लगाऊं क्या? F बराबर MA बराबर F/m। F कितना है बेटा? 0.36 अपान m कितना है? 1 kg 1 बराबर 0.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया।
बोलो। अच्छा, नोट इट प्लीज।